अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अलॉन्ग विद देयर ट्रीटमेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कोई भी डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया स्टार्ट करने से पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ताकि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अंडरस्टैंड करना इजी हो। अब हम बात करते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी होती क्या है, या इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास आता है अटेंशन डेफिसिट, यानी अटेंशन का कम होना। जब अटेंशन कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा, अटेंशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी अगर वो टास्क कर रहा है तो फ़ौरन से वो छोड़ के शायद भागना शुरू कर दे, फ़ौरन से टास्क छोड़ के कोई और काम की तरफ उसका ध्यान चला जाएगा। तो इस वजह से चीज़ों को भूल भी जाते हैं और डिसऑर्गेनाइज़ भी होते हैं, क्योंकि जब हर काम वो तेज़ी में कर रहा है तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो डिसऑर्गेनाइज़्ड होगा, अटेंशन नहीं दे पाएगा और चीज़ों को भूल भी जाएगा। देन हाइपर एक्टिविटी क्या होती है कि बहुत ज़्यादा मोटर एक्टिविटी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिजिटिंग हो सकती है, देन रेस्टलेसनेस होती है, रनिंग अबाउट और एक्सेसिव टॉकिंग होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जगह टिक के बैठ के नहीं एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता बच्चा, यानी उसका सिटिंग स्पैन जो है बहुत कम होता है या पुअर होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो अगर कोई टास्क कर रहा होगा तो शायद वो टास्क छोड़ के फ़ौरन से भागने लग जाए, ठीक है। तो एक्सेसिव रनिंग होगी उसकी। इसी तरह जब वो बात करेगा बहुत तेज़-तेज़ बोलेगा, इतना तेज़ बोलेगा कि सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आप इन बच्चों को नोटिस करें तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा खाना भी तेज़-तेज़ खाते हैं, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी इन एनी बिहेवियर, बिहेवियर हमारे क्या है, एनीथिंग वी डू इज़ बिहेवियर, ठीक है। वॉकिंग हाइपर एक्टिविटी होगी, ईटिंग हाइपर एक्टिविटी होगी, रनिंग में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल किड्स, ठीक है। तो इस तरह से ये इनअटेंशन के साथ-साथ हाइपर एक्टिविटी भी शो करते हैं। थर्ड वन इज़ इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी में क्या आता है कि एक्टिंग क्विकली विदाउट थिंकिंग, ठीक है। सोचे समझे बगैर जो है वो एक्ट करते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते और दूसरों को इंटरप्ट करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये वो क्या करेंगे कि दूसरे बच्चों को इंटरप्ट करना शुरू कर देंगे। हो सकता है ऊँचा-ऊँचा बोलना शुरू कर दें, हो सकता है कि टीचर को भी परेशान कर दें। टीचर अगर कोई काम करवा करवा रहा तो हो सकता है कि उठ के ये भाग जाएँ, और अगर कोई भी टास्क कर रहे होंगे बच्चे तो इनकी कोशिश होगी कि वो पहले परफ़ॉर्म करें, ठीक है। तो अपनी बारी का इंतज़ार इन लोगों से नहीं होता, ठीक है। तो फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में इन बच्चों के इन बिहेवियर्स को मैनेज किया जाता है। इस वजह से इन बच्चों के स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स बनाए जाते हैं, ताकि इन बच्चों के बिहेवियर्स को मैनेज किया जा सके। कि बच्चे इतने ज़्यादा मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं कि हो सकता है कि क्लास में 2-2 टीचर्स हों और सिर्फ़ 4 स्टूडेंट्स हों। अ, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं और 2 थेरेपिस्ट हैं। उसके बावजूद भी ज़रा-सा भी थेरेपिस्ट की अटेंशन डाइवर्ट होती है तो ये क्लास से भाग जाते हैं। तो इतने ज़्यादा ये हाइपर एक्टिव होते हैं। अब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ते हैं, ठीक है। जब डेफ़िनेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड करना और भी ईज़ी हो जाता है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया है, नाम में ही फर्स्ट क्राइटेरिया इसका इंक्लूडेड है, ठीक है। परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनअटेंशन, ठीक है। वैसे पैटर्न हम बोलते हैं, पैटर्न नहीं होता, पैटर्न होता है। तो कंटिन्यूअसली इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से इनकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ इनअटेंशन, ठीक है। 6 ऑफ द फॉलोइंग सिम्पटम्स जो हैं वो परसिस्ट होने चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ तक, ठीक है। यानी लास्ट 6 मंथ से उनमें ये 6 ऑफ द सिम्पटम्स का प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है, जो कि उनके डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग भी नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्टली सोशल, ऑक्यूपेशनल, एकेडमिक एक्टिविटीज़ उनको डिस्टर्ब कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे में इतनी इनअटेंशन है जिसकी वजह से वो क्लासरूम में बैठ नहीं पा रहा,
इतनी ज़्यादा इनअटेंशन है कि क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें वो इंटरेस्ट लेने की बजाय उसकी अटेंशन आउटसाइड की तरफ जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इतनी ज़्यादा इनअटेंशन है कि वो कोई भी टास्क परफ़ॉर्म ही नहीं कर पा रहा। अब ये बच्चे इंटेलेक्चुअल तो होते हैं, लेकिन चूँकि ये अटेंशन नहीं दे पाते, अटेंशन के इश्यूज़ होते हैं, इस वजह से ये किसी भी टास्क को परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है? और इनकी अटेंशन जो है वो इर्रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। इस वजह से ये चीज़ों को ऑर्गनाइज़्ड भी नहीं कर पाते, ठीक है? तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ कि जब देखो अटेंशन ही नहीं दे पा रहे, जब अटेंशन नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब है कि जो क्लोज़ अटेंशन टू डिटेल्स है, वो ये परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टास्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल होमवर्क उन्होंने करना है, होमवर्क में उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल एबीसी उन्होंने राइट करनी है, ठीक है? अब जब वो इन अटेंशन ही नहीं दे पा रहे, तो फिर वो करेक्ट अल्फ़ाबेट किस तरह से लिखेंगे? अगर लिखेंगे, तो हो सकता है वो हाफ़ अल्फ़ाबेट लिखें, ठीक है? कंप्लीट वो लिख ही नहीं पाते। इस वजह से वो जो भी टास्क परफ़ॉर्म करते हैं, चाहे वो स्कूल का वर्क है या कोई भी एक्टिविटी है, उसमें वो केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं। क्राइटेरिया बी इज़ कि जिन टास्क में अटेंशन की ज़रूरत होती है, कॉन्टिन्यूअस अटेंशन की ज़रूरत होती है, उसको ये सही से नहीं परफ़ॉर्म कर सकते, ठीक है? जैसे कोई प्ले एक्टिविटी हो गई, कोई होमवर्क हो गया, इस तरह से, ठीक है? या फिर कोई लेक्चर वगैरह हो गए, कन्वर्सेशन हो गई, लेंथी रीडिंग हो गई, इनमें ये अटेंशन को मेंटेन नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज़ जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो हमें जान के इग्नोर कर रहे हैं, जबकि इन रियलिटी में क्या होता है कि वो हमें इग्नोर नहीं कर रहे होते, बल्कि इनअटेंशन की वजह से उनका माइंड जो है वो किसी और दुनिया में होता है और हमें ऐसे लग रहा होता है या तो वो लॉस्ट हुए हुए हैं या फिर वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। क्राइटेरिया डी इज़ के इंस्ट्रक्शंस वगैरह को फ़ॉलो नहीं कर पाते। जब इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे, तो स्कूल वर्क जो है या कोई भी ड्यूटी है, उसको सही से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है? कोई टास्क स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन इनअटेंशन की वजह से बहुत जल्दी फ़ोकस इनका ख़त्म हो जाता है और साइड ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी अटेंशन कहीं और डाइवर्ट हो जाती है और फिर उसी तरफ को ये मूव कर जाते हैं। इनअटेंशन की वजह से कोई भी टास्क या एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते, सीक्वेंशियल टास्क को मैनेज नहीं कर पाते, मटेरियल्स को, चीज़ों को, कार्ड्स को, टॉयज़ को, किसी को भी ऑर्गेनाइज़ नहीं रख सकते। इस वजह से इनकी पुअर टाइम मैनेजमेंट भी होती है और डेडलाइन्स को भी मीट अप नहीं कर पाते, ठीक है? कि अब एक बच्चा है, अटेंशन ही नहीं दे पा रहा, फ़ोकस नहीं कर पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो एज़ अ रिज़ल्ट ये सारी चीज़ें उसकी डिस्टर्ब हो जाएँगी, ठीक है? हमने पढ़ा था ना कि फंक्शनिंग इनकी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि इनअटेंशन होती है। तो इनअटेंशन की वजह से ये सारे एरिया पर्सनल लाइफ़, ऑक्यूपेशनल लाइफ़, वर्क लाइफ़ सारी डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से जिन टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए कंटीन्यूअस मेंटल एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, उन टास्क को ये अवॉइड भी करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं और उनमें खुद को एंगेज भी नहीं करते, क्योंकि अटेंशन नहीं दे पा रहे। नेक्स्ट इज़ टास्क और एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, इनको वो भी भूल जाती हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल मटेरियल्स, पेंसिल्स, बुक्स, टूल्स, वॉलेट्स, कीज़, इस तरह की जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं ना काम करने के लिए, वो सारी ये भूल जाते हैं क्योंकि इन्होंने अटेंशन ही नहीं दी होती कि इन्होंने स्कूल जाते हुए कौन-कौन सी चीज़ें बैग में रखनी हैं। थेरेपिस्ट या टीचर अगर इनको काम करवा रहा है, तो एकदम से किसी भी एक्सट्रेनियस स्टिमुला या आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से इनकी सारी की सारी अटेंशन आउटसाइड फैक्टर की तरफ चली जाती है, ठीक है? जबकि ओल्डर एडोलेसेंस या एडल्ट्स जो होते हैं, उनमें अनरिलेटेड थॉट्स जो हैं वो माइंड में आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो टास्क पे फ़ोकस नहीं कर पाते। लास्ट वन इज़ के डेली एक्टिविटीज़ में अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल घर का कोई काम करना हो, ऑफ़िस का कोई काम करना हो, या कोई भी छोटे-छोटे टास्क करने हो, ये उनको भूल जाते हैं, ठीक है? अगर एडल्ट्स की एडोलेसेंस की बात करें, तो इसमें ये कॉल बैक करना भूल जाएँगे, बिल्स को पे करना भूल जाएँगे, अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनको फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरह क्योंकि इनमें अगेन अटेंशन के इश्यूज़ होते हैं, फ़ोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसकी वजह से इनकी लाइफ़ का हर एरिया जो है वो टारगेट होता है, इफ़ेक्ट होता है और ये अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते।
नेक्स्ट इज़ हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बिहेवियर में, ठीक है। और बिहेवियर क्या है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, एनीथिंग वी डू इज़ बिहेवियर। तो इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है, ठीक है। अगेन इसका क्या क्राइटेरिया है कि लास्ट 6 मंथ्स में जो भी सिम्टम्स अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये परसिस्ट होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए फ्रॉम लास्ट 6 मंथ से, ठीक है। तो आपने ये क्राइटेरिया याद रखना है कि लास्ट 6 मंथ से 6 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। Criteria A is often fidgets with or taps hands or feet or squirms in seat। ठीक है, यानी इतने ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं कि चेयर पे 1 मिनट के लिए भी ये नहीं बैठ सकते, ठीक है। या तो हाथों से मूवमेंट करते रहेंगे या फिर पाँव को जो है वो कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे, रेस्टलेसनेस शो होगी। क्राइटेरिया बी इज़ कि जब एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लोग बैठें, उस वक़्त ये लोग नहीं बैठते, ठीक है। यानी ऐसी सिचुएशंस में ये सीट से उठ जाते हैं जब इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बैठे रहें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम में अगर सेशन चल रहा है या क्लास क्लास हो रही है, तो इनको चाहिए ये क्लास में बैठे रहें, ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं बैठ पाते, ठीक है। उसके अलावा ऑफ़िस या वर्क में एक्सपेक्ट क्या किया जाता है एम्प्लॉय से कि वो एक जगह बैठा रहे, ठीक है, अपने काम पे फ़ोकस करे। लेकिन ये लोग ना तो एक जगह पे बैठ सकते हैं, ना ही काम पे फ़ोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑफ़न रन्स अबाउट और क्लाइम्स इन सिचुएशन वेयर इट इज़ इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। जिन सिचुएशन में आराम से बैठना होता है, वहाँ पे भी ये लोग भागना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है वो प्ले एरिया में है, ठीक है। अब सारे बच्चे जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी, तब वो स्टेयर से ऊपर जाएँगे, ठीक है। लेकिन ये बच्चे क्या करते हैं, ये जैसे ही देखते हैं थेरेपिस्ट की नज़र इधर-उधर हुई है, ये फ़ौरन से भाग के स्टेयर्स पे चले जाएँगे। खामोशी से ये बच्चे नहीं बैठ सकते। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको ये खामोशी से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, बल्कि हो सकता है कोई ना कोई आवाज़ें निकाल के बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब कर दें। नेक्स्ट इज़ ऑफ़न ऑन द गो एक्टिंग एज़ इफ़ ड्रिवन बाय अ मोटर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ज़्यादा देर तक ये एक जगह पे नहीं बैठ सकते। अगर इनको बैठना पड़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, अनकम्फ़र्टेबल हो जाते हैं। ऑफ़न टॉक्स एक्सेसिवली, यानी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं बोलते बल्कि बहुत तेज़-तेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। ऑफ़न ब्लर्ट्स आउट एन आंसर बिफोर अ क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। थेरेपिस्ट ने अभी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट ही नहीं किया होता, ये पहले से ही उनको इंटरप्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर पाते, इस वजह से ये दूसरों की कन्वर्सेशन में भी इंटरफेयर करते हैं। अब अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्यू में इनको खड़ा किया जाए, तो ये वहाँ पे वेट नहीं कर पाएँगे और भागने लग जाएँगे वहाँ से भी। नेक्स्ट इज़ ऑफ़न इंटरप्ट्स और इंट्रूड्स ऑन अदर, ठीक है। अगेन जो भी कन्वर्सेशन चल रही होगी, बच्चे कोई गेम्स खेल रहे होंगे, एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, तो ये बच्चे जो हैं उनको इंटरप्ट कर देंगे और उनकी चीज़ें उनसे छीन लेंगे और उनसे परमिशन भी नहीं लेंगे। सो इन शॉर्ट, बिहेवियर में हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से ये बच्चे 1 मिनट के लिए बैठ नहीं सकते। जब इनसे एक्सपेक्ट किया जाए कि उन्होंने बैठना है, तब ये भाग जाते हैं, साइलेंट नहीं रह सकते, खामोशी से खेल नहीं पाते, कन्वर्सेशन को कंप्लीट नहीं होने देते, उससे पहले दूसरों को इंटरप्ट कर देते हैं, विदाउट परमिशन दूसरों की चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। अब खाने में इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी, भागने में इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी, बातों में इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी। हर बिहेवियर में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से अगर इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात की जाए तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, जबकि अगर आप ऑटिस्टिक बच्चों की बात करें तो वो ज़्यादातर फैटी होते हैं। क्राइटेरिया बी इसके एज 12 से पहले इनमें सेवरल इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्स सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो भी हमने पढ़ा कि लास्ट 6 मंथ से 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जब 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स लास्ट 6 मंथ से प्रेजेंट होंगे, तभी हम कहेंगे कि बच्चा जो है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स फेस कर रहा है। अब ये सारे सिम्पटम्स जो हैं वो प्रेज़ेंट होने चाहिए 2 और मोर सेटिंग्स में, ठीक है? या घर के कामों में वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो और इन सारे सिम्पटम्स में से 6 सिम्पटम्स वो फेस कर रहे हों, या फिर स्कूल में हाइपर एक्टिविटी इन अटेंशन बहुत ज़्यादा हो, जब काम करने बैठें तब अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा हो, या कोई भी एक्टिविटी वो परफ़ॉर्म कर रहे हों, कोई भी टास्क परफ़ॉर्म कर रहे हों, चाहे वो घर का है, स्कूल का है, ऑफ़िस का है, उन सब में इनकी हाइपर एक्टिविटी शो होनी चाहिए।
तभी हम कहेंगे कि बच्चा जो है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स फेस कर रहा है। और क्लियर कट एविडेंस होना चाहिए कि इन सिम्टम्स की वजह से बच्चे की क्वालिटी ऑफ सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा सिर्फ स्कूल में सिम्टम्स शो कर रहा है या घर पे भी शो कर रहा है? तो उसके लिए जब हम पेरेंट्स से हिस्ट्री लेते हैं तो एक परफॉर्मा जो है वो बच्चे को स्कूल में ऑब्जर्व करके फिल किया जाता है और एक परफॉर्मा पेरेंट्स को दिया जाता है ताकि वो घर में बच्चे को ऑब्जर्व करके उस परफॉर्मा को फिल करके फिर आके थेरेपिस्ट को चेक करवाएं। लास्ट क्राइटेरिया इसके ये सिम्टम्स जो हैं वो ड्यूरिंग स्किज़ोफ्रेनिया या फिर कोई और साइकोटिक डिसऑर्डर के दौरान शो नहीं होने चाहिए और ना ही ये सिम्टम्स जो हैं वो किसी और डिसऑर्डर से एक्सप्लेन होने चाहिए, जैसे मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर वगैरह। अच्छा, अब इसमें हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफ़ाई करनी होती हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कंबाइंड प्रेजेंटेशन। कंबाइंड प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि इनअटेंशन का क्राइटेरिया और हाइपर एक्टिविटी का क्राइटेरिया, इन दोनों क्राइटेरिया का मीट होना ज़रूरी है, ठीक है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि 6 सिम्पटम्स होने चाहिए इनअटेंशन के और 6 सिम्पटम्स होने चाहिए हाइपर एक्टिविटी के। अगर इन दोनों के सिम्पटम्स प्रेज़ेंट हैं तो हम उसको कंबाइंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन, यानी अगर सिर्फ इनअटेंशन में उसके 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो हम इसको डायग्नोसिस देंगे प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हाइपर एक्टिविटी के सिर्फ 6 सिम्टम्स प्रेजेंट हैं जबकि इनअटेंशन के सिम्टम्स नहीं हैं तो वहाँ पे हम क्या देंगे प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन। देन हम एक और चीज़ स्पेसिफ़ाई करते हैं जिसको पार्शियल रिमिशन कहते हैं, ठीक है? पार्शियल रिमिशन हम तब मेंशन करते हैं कि 6 मंथ से पहले जो है वो बच्चा फुल क्राइटेरिया मीट कर रहा था, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 6 प्लस सिम्पटम्स थे इनअटेंशन के भी और हाइपर एक्टिविटी के भी, ठीक है? लेकिन लास्ट 6 मंथ से उसमें 6 से सिम्पटम्स कम हो गए हैं, ठीक है? लेकिन वो फिर भी बच्चे के सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको हम पार्शियल रिमिशन कहते हैं। तो इन शॉर्ट के सिम्पटम्स तो रिड्यूस्ड हो गए हैं लेकिन वो फिर भी बच्चे की सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को डिक्रीज़ कर रहे हैं, इम्पेयर कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं। उसके अलावा हम सिम्पटम्स की सेवेरिटी को भी स्पेसिफ़ाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइल्ड सिम्पटम्स हैं, यानी माइनर इश्यूज़ हैं, मॉडरेट हैं या फिर सेवियर हैं, ठीक है? इसके लिए जब हम लोग साइकोलॉजिकल असेसमेंट का पार्ट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कौन-कौन सी टेस्ट बैटरी को यूज़ करते हुए हम एडीएचडी के डायग्नोसिस तक पहुँचते हैं, ठीक है? तो फिर आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से बताते हैं कि इसमें माइल्ड सिम्पटम्स हैं, मॉडरेट सिम्पटम्स हैं या फिर सीवियर लेवल के सिम्पटम्स हैं। आई होप कि आप लोगों को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी का आइडिया हो गया होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.